हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन तैयारी की यूट्यूब चैनल पे। सीटेट की यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो हमारी यानी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़े थे सीटेट सीडीपी 2018 का जो पेपर आया था, फर्स्ट पेपर था। उसके अंदर हमने जो सीडीपी के क्वेश्चन थे 30, उनके ऊपर बात की थी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यानी कि जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, जो सीडीपी के यानी कि मैथ सब्जेक्ट के अंदर जो उसमें सीडीपी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके ऊपर बात करेंगे या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की, यानी कि उसने बच्चों को एक शीट दी जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है बच्चों को ये जो उसने शीट वितरित की जिस पर कौन बने हुए, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी है आगमन विधि और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि निगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि में होता क्या है कि जो टीचर है वो यानी कि बच्चों को उदाहरण देता है और उदाहरण देने के बाद एक नियम तक वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस विधि में यानी कि जो शिक्षक ने बच्चों को शीट दी, उस पर समकोण त्रिभुज वाले समकोण वाले 4 त्रिभुजों को जो खींचा गया है, ठीक है, वहां से बच्चों को त्रिभुज के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए है संकल्पना मानचित्र प्रकृति से पदानुक्रमित है, ऑप्शन बी है संकल्पना मानचित्र पर शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ऑप्शन सी संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, और ऑप्शन डी है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 4, यानी कि संकल्पना मानचित्र होते हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं वो केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाने चाहिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट टीचर्स को बच्चों को देने हैं वो उनको उस मैप के थ्रू सही, यानी कि सत्य नहीं है। जो संकल्पना मानचित्र वो केवल टीचर द्वारा बनाया जाए ऐसा नहीं है, बच्चे भी किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस टाइप के मैप्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ऑप्शन बी तर्क कौशल का विकास, ऑप्शन सी गणितीय अवधारणाओं को समझना, और ऑप्शन डी गणितीय भाषा का विकास। बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ठीक है, कि प्रारंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के विकास में किस टाइप के जो डायरेक्शन है उसका प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है यानी कि आपके सामने 4 विकल्प है, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, और चौथा है भाषा के माध्यम से समझना। आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें यानी कि इनका जो अनुक्रम है वो निर्धारित किया गया है, किस क्रम में ये चीजें की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि पहले 4th होना चाहिए भाषा के माध्यम से समझना, फिर 3rd होना चाहिए अनुभव प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, यानी कि सबसे पहले एक टीचर को भाषा के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को समझाना चाहिए। वो पहले उन चीजों के बारे में बताए कि वो चीजें होती क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट है त्रिभुज के बारे में पहले भाषा के माध्यम से बताए कि वो किस तरीके से होता है। उसके बाद वो करेगा क्या, पहले वो अनुभव प्रदान करेगा, यानी कि उनको त्रिभुज दिखाएगा, ठीक है, तो कोई ट्रायंगल शेप दिखाएगा। उसके बाद वो उनको भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेगा कि जो 3 कोणों से निर्मित होते हैं उनको त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद वो चित्र बनाएगा, ठीक है, वो उनको एक शेप बना के दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, ठीक है,
जो आपके सामने दिख रहा होगा कि 83 में से 27 को घटाया है उसने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? आपको बताने कि जो बच्चा कौन सा कथन है वो ये बताता है कि बच्चा जो घटाने जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है उसको सीख रहा है। ऑप्शन ए कि बच्चा दो अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन बी यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। ऑप्शन सी बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। और ऑप्शन डी बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तो 51 का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। क्योंकि उसने देखिए 83 में से जब उसने 27 को माइनस किया तो उसने 13 में से अगर 7 घटाना होता तो वहां पे 6 आता, लेकिन उसका यानी कि उसने 7 में से 3 घटा दिया है। ठीक है, तो ये उसकी जो घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन यानी कि सीखना और उसका मूल्यांकन के चक्र में कौन सा एक प्रक्रिया होगी या क्रम होगा जिसमें वो उन चीजों के बारे में पता चलेगा। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ऑप्शन बी होगा यानी कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा होगा प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा होगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो आंसर थर्ड यानी कि सी। सबसे पहले जो टीचर होगा शिक्षण अधिगम की जो आकलन की योजना बनाना उसका संगठन करेगा, यानी कि वो उस प्रक्रिया को अपनाएगा कि कितनी जल्दी वो यानी कि जो योजना है कि उसको किस तरीके से आकलन करना है, किस किस पैमाने पर करना है, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे उनके बारे में बात करेगा। फिर वो करेगा कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन यानी कि बच्चों को सिखाएगा, उसके बाद उनको उसी टाइम यानी कि क्लास में ही उनका आकलन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद वो करेगा प्रगति रिपोर्ट का विकास यानी कि जो उसने आकलन किया या मूल्यांकन किया, ठीक है, वो की जो रिपोर्ट है वो बच्चों का विकास कहाँ तक हो उसके बारे में वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि उसकी जो आकलन की प्रक्रिया थी वो कितनी सही हुई, कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई। चौथी चीज करेगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। ऑप्शन बी बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। ऑप्शन सी रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन डी रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर थर्ड यानी कि जो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य होगा। वो ये जो गतिविधि कर रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है कि बच्चे क्या सीखें। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ऑप्शन बी है यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। ऑप्शन सी होगा यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है बच्चे अपने भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जैसे कि वे डम शराट खेलने का आनंद लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जब भी आप बच्चों को अपने किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देते हैं जो उनके आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाते हैं। जब भी बच्चा किसी भी वस्तु को उसके भौतिक स्वरूप को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से निर्मित होती है, तो क्या होता है कि उस वस्तु के बारे में उसकी जो समझ होती है वो गहन होती है। वो उसके जो उसका गहन होती है उसमें स्थायित्व आता है कि हाँ कोई भी वस्तु इस तरीके से
बनती है या उसका आकार इस टाइप का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, ठीक है। ऑप्शन ए है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ऑप्शन बी, गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं के शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। और ऑप्शन डी, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। क्योंकि जब एक दुकानदार अपनी शॉप पर, यानी कि वो कोई सामान बेचता है, तो वहां पे वो पेपर वगैरह लेके नहीं बैठता किसी कि उसका जो वो हिसाब लगाता है, जो भी चीजें जोड़ता है, जो लोगों ने उससे सामान खरीदा है, उसका जो वो कैलकुलेशन करता है, तो उसके लिए कॉपी किताब लेके नहीं बैठता। वो अपने यानी कि एक समझ के द्वारा, ठीक है, उन चीजों को सॉल्व करता है, कैलकुलेट करता है अंकों को। तो वो उस जो उसकी तकनीक है उसको एक यानी कि वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए, ये चर्चा की जानी चाहिए उस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। अगला आपका ऑप्शन है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीखें। ऑप्शन बी होगा, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। ऑप्शन सी होगा, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन डी होगा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गणित की कक्षा में विषम समूह को कैसे संभाला जाए। तो अलग अलग क्षमताओं वाले और बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है मैथ्स की क्लास में, उसको कॉन्सेप्ट जो भी मैथ्स का होता है बहुत जल्दी समझ में आता है, और वही दूसरा बच्चा है कि उसको कॉन्सेप्ट बहुत देरी से समझ में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जिसको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उसको एक समझदार बच्चे के साथ, जिसके कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके साथ रखेगा ताकि वो दोनों, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उससे सीख सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। और ऑप्शन डी है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। ऑप्शन बी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। ऑप्शन सी, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। और ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बच्चों का अन्वेषण में लगना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बताना कौन सा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ऑप्शन बी, समूह बनाना। ऑप्शन सी, एक संगतता। ऑप्शन डी, क्रमबद्धता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि एक बच्चे ने यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। ऑप्शन बी, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ऑप्शन सी, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऑप्शन डी, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन
होगी आपसे रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।